हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के पीछे एक ग्लास स्लैब रख दिया जाए और उसको अदर साइड से देखा जाए तो क्या वो ऑब्जेक्ट सेम जगह पर दिखाई देगा या ग्लास स्लैब की वजह से उसकी पोजीशन थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी, और शिफ्ट होगी तो किस साइड शिफ्ट होगी। जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट रखा है और इसके सामने एक ग्लास स्लैब रखा हुआ है और हम इसको अदर साइड से मतलब यहाँ से देखेंगे, ठीक है ना। तो जब हम इसको यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से देखने पर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर ही नजर आएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर, या फिर वो आगे शिफ्ट होगा स्लैब की तरफ या स्लैब से अवे, और कितनी शिफ्ट होगी ये भी हम देखेंगे। इसके बाद इसके ऊपर हम एक अच्छी प्रॉब्लम लेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो व्हाट वी हैव हियर इज एन ऑब्जेक्ट, आई नेम्ड इट O, एंड इन फ्रंट ऑफ इट इज दिस ग्लास स्लैब। दिस इज द ग्लास स्लैब। इस ग्लास स्लैब की थिकनेस जो है वो T है और म्यू इस ग्लास का कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब यहाँ से हमको इस ऑब्जेक्ट को देखना है तो होगा क्या, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज हम जानते हैं निकलती हैं, रियल ऑब्जेक्ट से लाइट डाइवर्ज होती है रियल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से एक रे जैसा कि मैंने ये दिखाई, ये डाइवर्ज हो जाएगी, और क्योंकि कम से कम हमें 2 रेज चाहिए होती हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम, तो मैं ऐसा करता हूँ एक रे इस तरह भेज जाता। अब क्योंकि ये नॉर्मल हिट कर रही है तो इसमें किसी तरह की बेंडिंग नहीं आएगी, राइट। तो ये जो इंसिडेंट रे थी दिस विल इमर्ज अनडेविएटेड, और जो दूसरी रे है वो इस तरह यहाँ पर हिट कर रही है, और जहाँ हिट कर रही है वहां पर मैंने ये नॉर्मल शो करा दिया है। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस फॉर द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रेड कलर्ड नॉर्मल 90 डिग्री एंगल मेट कर रहा है, एंड दिस एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे आई डिनोटेड बाय लेटर I, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। और क्योंकि ग्लास इससे कंपैरेटिवली डेंसर मीडियम है तो जब लाइट रे एयर से ग्लास में आएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, मीनिंग यहाँ पर ये एंगल जो बनेगा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, राइट। और इससे कम होगा जाहिर है, तो मैं इसको बोल देता हूँ R, है ना। अच्छा, ये अब मैंने एक और भी लाइन पहले से ड्रॉ कर रखी है, अभी इस पर ध्यान मत दीजिए। ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है डेंसर मीडियम में, जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम है। नाउ अब ये ग्लास स्लैब की जो दूसरी बाउंड्री है उस पे हिट करेगी, और फिर यहाँ ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो अब सेकेंड टाइम फिर से रिफ्रैक्शन होगा, मतलब डेंसर टू रेयर है। तो दिस टाइम द रे विल नॉट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल बट इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये रे जो है ऐसे ही नहीं चली जाएगी, नॉर्मल से बड़ा एंगल बनाएगी। ये नीचे वाली रेड वाली लाइन जो है इट वर्क्स एज अ नॉर्मल फॉर दिस इंसिडेंट रे, एंड फॉर दिस रे which is hitting at here, this one is the normal for this way, right? तो अब जो इमर्जेंट रे भी बोल सकते हैं, अब जो इमर्जेंट रे होगी या रिफ्रैक्टेड रे होगी वो नॉर्मल से बड़ा एंगल बनाएगी, तो यानी कि अब ये रिफ्रैक्टेड रे अवे। और एक चीज अगर आपको रिजल्ट्स पहले से पढ़े हुए हो जिसमें हम देखेंगे कि अगर ग्लास स्लैब दोनों तरफ से पैरेलल हो और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट हो और ग्लास स्लैब के दोनों साइड जो है मीडियम सेम हो, ऑप्टिकल डेंसिटी इधर भी एयर इधर भी एयर, तो ऐसे में जो इमर्जेंट रे होती है और जो इंसिडेंट रे होती है वो पैरेलल होती है, यानी कि ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो होगी पर वो इस वाली रे के पैरेलल भी हो जाएगी, यानी कि वो भी एंगल आई बनाएगी। तो मैं यहाँ से एक ऐसी रे बाहर निकालूंगा आउटसाइड जो कि इसके पैरेलल हो, जो भी। सो आई एम गोइंग टू ओके, सो दिस इज नाउ द रिफ्रैक्टेड रे और यू कैन से इमर्जेंट रे। ये वाली जो लाइन थी ये भी हॉरिजॉन्टल से आई एंगल बना रही थी, इमर्जेंट रे है ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन से आई एंगल बनाएगी। सो दिस एंगल इज आई। इस लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ। अब यहाँ से अगर कोई बंदा इसको देखे तो उसको ये वाली रे जो है ना ऐसा लगेगा कि यहाँ से आ रही है, मतलब और ये वाली रे भी इसको देखेंगे वो भी यहाँ मीट हुई है, इसकी जो इमेज है शिफ्टेड पोजीशन है वो कहीं यहाँ नजर आएगी, राइट। तो लेट्स कॉल दिस इमेज आई, राइट। तो क्या समझ में आया कि जब हम किसी रियल ऑब्जेक्ट को ग्लास स्लैब के थ्रू अदर साइड से देखते हैं तो जो इमेज की शिफ्टिंग होती है ना वो टूवर्ड्स द ग्लास स्लैब होती है। और मैं यहाँ पर बार बार रियल ऑब्जेक्ट्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में कहानी अलग है, तो उसको बाद में देखेंगे। रियल ऑब्जेक्ट पता ही है आपको क्या होता है कि जहाँ से लाइट रेज डाइवर्ज हो, तो इस O ऑब्जेक्ट से लाइट रे एक इधर गई और एक इधर, सो दिस टू रेज आर डाइवर्जिंग, सो दिस इज द रियल ऑब्जेक्ट। नाउ इसकी जो शिफ्टिंग हुई है टुवर्ड्स द ग्लास स्लैब हुई है, लेट्स कॉल दिस डेल्टा x। तो हम यही पता लगाना चाहेंगे कि ये शिफ्टिंग का वैल्यू कितना है। द अदर पैरामीटर दैट वी हैव इज थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब एंड द
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब विच इज़ म्यू। तो अब हमको इसका मैग्नीट्यूड मेजर करना है। इसके लिए हम थोड़ी सी ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे। इस रे और हॉरिजॉन्टल के बीच में एंगल आई है, इट मीन्स ये एंगल जो है ये वाला ये भी आई होगा। इसमें अगर कोई डाउट हो तो पहले ये क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि ये समझ में नहीं आया तो काम होगा नहीं। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। लाइट रे ये आई, डेंसर मीडियम में गई, बेंड हुई, ठीक है। अब डेंसर से रेयर में गई, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई इन सच अ वे कि angle of incidence and angle of emergence will be same. So instead of writing E, I just write it I. तो हमें फाइंड क्या करना है, ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, राइट। अब अगर आप ध्यान दें तो ये लाइन डॉटेड लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, और ये जो शिफ्टिंग वाली लाइन है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये बराबर होगी क्योंकि पैरेललोग्राम है। सिंपल। वाई पैरेललोग्राम? क्यों? बिकॉज दीज टू साइड्स आर पैरेलल। ये और ये हॉरिजॉन्टल है, इसलिए तो ये पैरेललोग्राम हो गया। और पैरेललोग्राम में तो भाई अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, तो डेल्टा एक्स है तो ये, लेकिन इसको भी आप डेल्टा एक्स बोल सकते हैं। तो मेरा कहना ये है कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी एक्चुअल में आपकी वही डेल्टा एक्स है। देखने में भले ही बोर्ड पर छोटी लगती हो, तो ये डिस्टेंस भी हमारी डेल्टा एक्स है ना। क्योंकि अगर हम दो ट्राइंगल्स को देखें यहाँ पर, एक ट्राइंगल ये वाला पूरा ये एंगल और एक ये वाला एंगल, राइट। ये दोनों एंगल्स में जो परपेंडिकुलर है वो सेम है, पर इस बड़े वाले ट्राइंगल में ये पूरा जिसमें आर एंगल बन रहा है ये टी के बराबर है, लेकिन ये जो छोटा वाला ट्राइंगल बन रहा है ये वाला, इसमें ये जो डिस्टेंस है ये टी माइनस डेल्टा एक्स हो गई है, राइट। से एक्स इज इक्वल टू टी माइनस डेल्टा एक्स। तो इसको मैंने एक्स एज्यूम कर लिया है, और क्योंकि ये डेल्टा एक्स थी तो ये भी डेल्टा एक्स है, और इसको एक्स एज्यूम कर लिया। सिमिलरली हम इस डिस्टेंस को या फिर इसको यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करता हूँ, कौन से ट्राइंगल की? इस ट्राइंगल की। अब इसको कुछ नाम दे दिया जाए। नहीं सो एक इक्वेशन हम बना सकते हैं फॉर ट्राइंगल ए बी सी या ए सी बी। ACB, राइट। ACB इज द राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे हम साइन थीटा कॉस थीटा की डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं ना, ये हम स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन पे करते हैं। मतलब ये जो एंगल बन रहा होगा काफ़ी स्मॉल होगा, ऑब्जेक्ट जितना दूर जाएगा। तो यूजुअली हम किसी चीज़ को ग्लास स्लैब के थ्रू देख रहे होते हैं तो ग्लास डिस्टेंसेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी विंडो के थ्रू कहीं बाहर सड़क पर देख रहे हैं, तो वो जिस चीज़ को आप देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा होगी। दिस एंगल विल बी स्मॉल, राइट। सो दिस इफ दिस एंगल इज कंसिडर्ड स्मॉल देन वी कैन रिप्लेस साइन आई विद टेन आई। अब कर क्या सकते हैं? अब हम स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे 1 इंटू साइन आई, पर आप कहेंगे मैं साइन आई को टेन आई अप्रॉक्सीमेशन, हालांकि ठीक है वैलिड है, पर मैं करना क्यों चाहता हूँ? वो मैं करना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि साइन आई में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो कि पाइथागोरस थ्योरम लगा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ईजी है कि हम साइन की जगह टेन यूज़ करें ना, परपेंडिकुलर और बेस, वो ज़्यादा इजी है और ज़्यादा कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला है क्योंकि एंगल स्मॉल है। तो इस ट्राइंगल में अगर हम देखें ACB में राइट एंगल ट्राइंगल है, तो दिस इज साइन R बट इट इज नियरली इक्वल टू tan R, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। और ये होगा कितना? तो tan R की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। So this will act as a perpendicular which is equal to y because this and this will be same. So perpendicular upon base. और ACB ट्रायंगल के लिए ये जो AC है ये पूरा base है, meaning this is T, right? Similarly, we can work for sin I which can be approximated as tan I. ये वाला चूज कर लेते हैं, meaning DCB, right? So triangle DCB। तो अगर आप DCB ट्राइंगल को देखें तो दिस ट्राइंगल इज ऑल्सो राइट एंगल ट्राइंगल एंड इन हियर सो साइन I कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिटन एज tan I। And what is tan I here in this triangle DCB? Again perpendicular upon base. So perpendicular is y and base is x, but this x is t minus delta x. तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली t माइनस डेल्टा एक्स लिख देता हूँ। ये हो गई साइन आई की वैल्यू। नाउ वी हैव बोथ साइन आर एज वेल एज साइन आई। वी कैन यूज टू
साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर. So just plug in the values. Sin I is approximately equal to this. So this will be 1 into y over t minus delta x is equal to mu into sin r, and sin r is just y over t. Right? तो यहाँ तक तो ठीक है, हो गया. नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो म्यू है ये इधर मल्टीप्लाई में है, यहाँ के डिवाइड में आ जाएगा. मतलब डिवाइड में आने का मतलब यह है कि म्यू की मल्टीप्लाई इस पूरे फैक्टर से हो जाएगी ना, और ये टी रहेगा अपॉन में 1/t, क्योंकि म्यू इस साइड आ गया है. मतलब इधर बचेगा 1/t और इधर बचेगा म्यू टाइम्स दिस फैक्टर. तो बल्कि मैं उसको रेसिप्रोकल करके लिख लेता हूँ, मतलब इधर भी रेसिप्रोकल कर दूंगा और इधर भी रेसिप्रोकल कर दूंगा. तो ये हो जाना चाहिए, जब म्यू की इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाना है म्यू टी, क्योंकि म्यू की मल्टीप्लाई से होगी माइनस म्यू डेल्टा एक्स, और इसको भी हमने रेसिप्रोकल कर दिया था, म्यू तो यहाँ बचा ही नहीं था, ले आए और म्यू डेल्टा एक्स को उस साइड छोड़ दें. अब मेरे पास थोड़ी जगह की शॉर्टेज पड़ रही है, तो मुझे कहीं थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा. तो यहाँ के बाद से अब मैं यहाँ लिखना शुरू कर देता हूँ. ये म्यू टी माइनस म्यू डेल एक्स इज इक्वल टू टी है ना, तो इस टी को मैं इस साइड ले आता हूँ, ये टी प्लस का माइनस हो जाएगा और म्यू डेल्टा एक्स उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा. मतलब व्हाट वी विल बी लेफ्ट विद इज म्यू टी माइनस टी एंड म्यू डेल्टा एक्स, है ना, ये बचना है यहाँ पर. यहाँ पर अगर देखा जाए तो टी कॉमन हो जाएगा, तो टी हो गया कॉमन, वी विल बी लेफ्ट विद म्यू माइनस 1 एंड दिस होल इज इक्वल टू, दिस इज म्यू टाइम्स डेल्टा एक्स. अब हमको तो सिर्फ क्या निकालना था, डेल्टा एक्स निकालना था, तो डेल्टा एक्स को यहीं रखते हैं, म्यू को साइड डिवाइड में ले जाते हैं. तो डेल्टा एक्स हमारा हो जाना है कितना, टी म्यू माइनस 1 के नीचे म्यू अपॉन में आ जाएगा ना, तो ये हो जाना है टी कॉमन ले लिया मैंने, और म्यू जब इसके नीचे डिवाइड में आएगा ना तो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा. तो जब म्यू से म्यू डिवाइड होगा तो हो जाएगा 1 और फिर हो जाएगा 1 म्यू. सो दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन. तो बात ये समझ में आई कि अगर कोई भी रियल ऑब्जेक्ट है उसको ग्लास स्लैब के थ्रू अदर साइड से देखेंगे तो उसकी शिफ्टिंग टूवर्ड्स द ग्लास स्लैब होगी, और शिफ्टिंग का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा T1 minus 1 by mu, where mu is the refractive index of the glass slab with respect to the medium around it. तो चलिए, जो अभी हमने रिजल्ट ऑब्टेन किया है उसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं. प्रीवियस रिजल्ट हमारा ये था कि जो शिफ्टिंग होगी उसकी वैल्यू T1 minus 1 by mu. तो चलिए, जो अभी हमने रिजल्ट ऑब्टेन किया है उसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं. प्रीवियस रिजल्ट हमारा ये था कि जो शिफ्टिंग होगी उसकी वैल्यू T1 minus 1 by mu. T thickness of the glass slab and mu is the refractive index of the glass slab with respect to air. हमारे पास क्या है, फिर से ग्लास स्लैब है, लेकिन इस बार इसके एक साइड पर पॉलिश कर दी गई है, मीनिंग अब ये मिरर की तरह बिहेव कर रहा है. लेकिन अनलाइक मिरर इसका थिकनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, 6 सेंटीमीटर. और अब इसके सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है. लेट्स से ये जो ऑब्जेक्ट रखा गया है ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, राइट. ये गिवन है हमको कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पे इसके फ्रंट एंड से एक ऑब्जेक्ट ओ रखा है. एंड द क्वेश्चन इज कि इसकी इमेज कहाँ दिखाई देगी. सबसे पहली बात, यू मस्ट रियलाइज कि ये अब मिरर की तरह बिहेव करेगा क्योंकि ये साइड पॉलिश्ड है, राइट. इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, मैं सबसे आसान तरीका आपको बताता हूँ. सबसे आसान तरीका ये है कि जिस तरह से कोई ऑब्जेक्ट अगर अदर साइड से हम देखते हैं तो वो मिरर की तरफ शिफ्ट होने लगता है ना. पॉलिश है वो ऑब्जेक्ट है, ये भी मिरर की तरफ शिफ्ट होगा. तो ये मिरर की तरफ कितना शिफ्ट हो जाएगा पहले वो निकाल लेते हैं. उसको निकालने का तरीका अपना ये है. तो जो मिरर है ना वो मिरर अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. तो मिरर की जो एपरेंट पोजीशन है, इस ऑब्जेक्ट को ऐसा नहीं लगेगा कि मिरर यहाँ रखा है. इस ऑब्जेक्ट को ऐसा लगेगा मिरर थोड़ा आगे शिफ्ट हो गया है. सो मैं इस मिरर को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, बाद में इसकी वैल्यू डेल्टा एक्स तो निकालना बहुत आसान है.
डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ टी आई कुड राइट 6 1 minus 1 by mu, mu is 3 by 2, so this will be 2 by 3, right? 1 minus 2 by 3 is 1 by 3, तो 6 into 1 by 3 means 2 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस जो है वो 2 सेंटीमीटर हो गई अब, तो डेल्टा एक्स जो है 2 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पर भी मिरर का जो पॉलिश सरफेस है वो 2 सेंटीमीटर ग्लास स्लैब की तरफ शिफ्ट हो गया है। इस ऑब्जेक्ट को मिरर जो है ना वो 10 + 16 दूरी पे नहीं दिखाई देगा, बल्कि 10 + 4 दूरी पे दिखाई देगा। और अच्छा, क्योंकि प्लेन मिरर में इमेज मिरर से उतनी ही दूर पर बनती है जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है, तो इसका मतलब जो अदर साइड पे जो इमेज बन रही है ओ डैश, वो भी 14 सेंटीमीटर पर होगी। तो क्या हम अपना आंसर ये दें कि मिरर से 14 सेंटीमीटर दूरी पर इमेज बनेगी? नहीं, क्योंकि ये जो 14 सेंटीमीटर है ये मिरर की शिफ्टेड पोजीशन से कैलकुलेटेड है, पर वो तो हमने खुद एज्यूम की है। तो जो एक्चुअल में जो पॉलिश सरफेस है, जो एक्चुअल मिरर है, वहाँ से हम अगर दूरी को बताएं तो हमें 14 में से 2 माइनस करना होगा, क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर अंदर शिफ्ट हुआ था। तो इन दैट सेंस इस इमेज की जो दूरी है ओ डैश की, वो एक्चुअल मिरर की पॉलिश सरफेस से 2 सेंटीमीटर कम है, मतलब 14 - 2 यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर 14 सेंटीमीटर नहीं होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। वी शुड से दैट द इमेज विल फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 centimeter from the polished surface of the mirror on the other side or behind the mirror.